में आपका स्वागत है। और आज हम सजीव का टॉपिक दूसरा पादपों में पोषण पढ़ेंगे। इससे पहले का जो पाठ था पादपों के विभिन्न भाग हमने पढ़ लिया है, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं और आज पढ़ते हैं पादपों में पोषण के बारे में। पादपों में पोषण क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। सजीवों द्वारा, चाहे वो जंतु हो या पादप, अपने स्वास्थ्य एवं शरीर की वृद्धि विकास के लिए भोजन के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, और जो ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है वो पोषण कहलाती है। पोषण के आधार पर पादपों का वर्गीकरण हमें पढ़ना है। पादपों में पोषण और पादपों के अंदर कौन कौन सी विधियाँ पाई जाती है जिसके माध्यम से वो अपना पोषण करते हैं। तो ये 5 प्रकार से पोषण करते हैं: स्वपोषी, परजीवी, कीटभक्षी, मृतजीवी और सजीवी। पोषण की प्रमुख विधियाँ 2 प्रकार की होती है, स्वपोषी और परपोषी अर्थात विषमपोषी। स्वपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी अर्थात विषमपोषी वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी और पर निर्भर रहते हैं। जो ये परजीवी, कीटभक्षी, मृतजीवी और सजीवी होते हैं, ये परपोषी श्रेणी में आते हैं। और सबसे पहले जानते हैं स्वपोषी के बारे में। जो पादप सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पादप कहलाते हैं तथा पोषण की विधि को स्वपोषण कहते हैं। और ये जो प्रक्रिया होती है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसको समझते हैं। पादपों में भोजन का निर्माण का कार्य पत्तियों में होता है। पत्तियों की सतह पर अनेक सूक्ष्म छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को रंध्र अर्थात स्टोमा कहते हैं। और ये रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। इनके आसपास द्वार कोशिकाएं होती है और ये द्वार कोशिकाएं ही रंध्र को खोलने और बंद करने का कार्य करती है। वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इन रंध्रों के द्वारा पत्तियों में प्रवेश करती है। पत्तियों को भोजन बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। पादपों में जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। तने में नली के समान वाहिकाएं होती है जिनके द्वारा जल तथा खनिज लवण पत्ती तक पहुँचते हैं। पत्तियों में हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे पर्णहरित कहते हैं अर्थात क्लोरोफिल कहते हैं, और जिसके कारण ही ये पत्तियां हरी दिखाई भी देती है। अब इसकी एक परिभाषा की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है समझते हैं। हरे पौधों में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा CO2 के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है। ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को अब समीकरण के द्वारा समझते हैं। इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु और 12 जल के अणु प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और 6 अणु जल के और 6 अणु ऑक्सीजन के बनाती है। इस क्रिया में भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन मुक्त होती है। ये कार्बोहाइड्रेट अंत में स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है, इसलिए पादपों के अंदर जो भोजन संग्रहित रहता है वो स्टार्च के रूप में संग्रहित रहता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है। इस कारण प्रकाश में रखे पौधे की पत्ती में स्टार्च का निर्माण होता है। स्टार्च का निर्माण कब होगा? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? जब प्रकाश की उपस्थिति हो। इस कारण से जो प्रकाश में रखी होती है, जो प्रकाश में रखी हुई पत्ती होती है, उसका स्टार्च का निर्माण होता है। अतः आयोडीन की बूंदें डालते ही प्रकाश में रखे पौधे की पत्ती का रंग गहरा नीला हो जाता है, जबकि अंधेरे में रखे पौधे की पत्ती के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये प्रक्रिया स्टार्च परीक्षण कहलाती है। अब समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु। प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया है
जो हरे पौधों में हरित लवक युक्त कोशिकाओं में होती है, जिसके फलस्वरूप कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पादपों में कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण एक उपक्षयी प्रक्रिया है और संश्लेषणात्मक क्रिया है, जिसके फलस्वरूप पौधे के शुष्क भार में वृद्धि होती है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का निर्माण भी होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश वर्ण, जो 7 वर्णक होते हैं, उसके द्वारा ही संपन्न होती है। पर्ण हरित प्रकाश में बैंगनी, नीला और लाल रंगों को ग्रहण करती है। जो पर्ण हरित होता है वो प्रकाश में जो बैंगनी, नीला और लाल रंग होता है उनको ही ग्रहण करती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम तथा लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। कुछ कृत्रिम स्रोत भी प्रकाश संश्लेषण कराने में समर्थ है। ये हमने जाने प्रकाश संश्लेषण के महत्वपूर्ण बिंदु। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक उपक्षयी और अपक्षयी क्रिया है। इसमें जल का उपक्षय तथा ऑक्सीजन बनना, इसमें जल उपक्षय द्वारा ऑक्सीजन बनना और CO2 का अपक्षय द्वारा शर्करा का निर्माण होता है। ये था प्रकाश संश्लेषण के संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु। अब है प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या होते हैं। सभी प्रकाश संश्लेषी जीव प्रकाश ऊर्जा को लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जितने भी प्रकाश संश्लेषी जीव है, पादप है, वो प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और ये कार्य वर्णकों द्वारा किया जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना, ये काम वर्णकों द्वारा किया जाता है। ये वर्णक विशिष्ट कोशिकाओं के कोशिकांगों में ही व्यवस्थित रहते हैं, जो कोशिका द्रव्य में बिखरे रहते हैं। हैकल नामक वैज्ञानिक ने इन्हें प्लास्टिड्स अर्थात लवक नाम दिया। ये कवकों तथा प्रोकेटियोस जैसे जीवाणु तथा नील हरित शैवालों को छोड़कर सभी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अब जानते हैं हरित लवक के बारे में। हरित लवक क्या होता है। ये हरे रंग के लवक है और इनका हरा रंग इनमें पाए जाने वाले वर्णक पर्णहरित क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधों तथा पत्तियों का हरा रंग इन्हीं के कारण होता है। पौधे और पत्तियां जो हरी दिखाई देती है वो पर्णहरित के कारण हरी दिखाई देती है। और जो हरित लवक होता है ये 2 स्पष्ट क्षेत्रों में पाया जाता है। एक होता है पिठिका, दूसरा होता है ग्रेना। पिठिका अर्थात स्ट्रोमा। देखते हैं क्या होता है। ये हरित लवक की पिठिका बनाता है। स्ट्रोमा मिलकर हरित लवक की पिठिका का निर्माण करता है। इसमें प्रोटीन संश्लेषण करने वाले राइबोसोम बिखरे रहते हैं। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना और स्ट्रोमा के अंदर राइबोसोम बिखरे रहते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का काम करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है उसमें कुछ भाग तो प्रकाश की उपस्थिति में होता है और कुछ प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। जो प्रकाश की अनुपस्थिति में अर्थात अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है वह स्ट्रोमा के अंदर संपन्न होती है। नेक्स्ट है ग्रेना क्या होता है, उसको समझते हैं। हरित लवक के इस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। अर्थात ग्रेना के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होती है वो प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रक्रिया होती है वह संपन्न होती है। अर्थात प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना के अंदर संपन्न होती है। प्रत्येक हरित लवक में 40 से 60 ग्रेना पाए जाते हैं और ग्रेनम क्षेत्र में पट्टिकाएं सिक्कों के ढेर के भांति एक दूसरे पर व्यवस्थित रहती है। ये एक दूसरे के ऊपर सिक्के के समान ढेर बना के रहती है और ये ढेर थाइलोकाइड्स कहलाता है। ये है हरित लवक का अनुभागीय दृश्य चित्र। इसमें जो बाह्य झिल्ली, भीतरी झिल्ली, फिर ग्रेनम, थाइलोकाइड जो सिक्कों के रूप में है, पिठिका और
पटलिका। स्वपोषी के बारे में हमने जान लिया है। स्वपोषी प्रक्रिया पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा संपन्न होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हमने अच्छे से जान लिया। अब है परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? कुछ पादपों में क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल नहीं है इसका मतलब वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इस कारण ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ये अपना भोजन अन्य वृक्ष अथवा पादपों से अपना भोजन प्राप्त करता है, परजीवी पादप कहलाते हैं। तथा वह वृक्ष अथवा वो पादप जिस पर परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे परपोषी कहते हैं। जिससे वो भोजन प्राप्त करते हैं वो परपोषी होता है। जैसे अमरबेल या कसकुटा, ये एक परजीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट है कीटभक्षी पादप। ऐसे पौधे जो जीवित रहने के लिए कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा लेते हैं, कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। ये कीटों को खाते हैं, इस कारण से इनको कीटभक्षी पादप कहते हैं। जैसे ड्रोसेरा, डायनिया और यूट्रिकुलेरिया और घटपर्णी। घटपर्णी पादप में क्या होता है? पत्ती रूपांतरित होकर घड़े का रूप या संरचना में बदल जाती है और उससे वो कीटों को पाचन करती है। अब कि ये पादप कीट क्यों खाते हैं? ये पादप दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में नाइट्रोजन अपर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। ये पादप कीटों से नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, इस कारण से ये कीटों का पाचन करते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूर्ण करने के लिए ये कीटों का पाचन करती है। चौथा है मर्दजीवी पादप। वे पादप जो मर्द एवं सड़ी गली वस्तुओं से पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें मर्दजीवी पादप कहते हैं। जैसे छत्रक है, मोनोट्रोपा पुष्पी पादप एक, और म्यूकर और एगेरिक्स। ये सारे पादप है जो सड़े गले वस्तुओं पर उगती है। और बरसात के समय आपने देखा भी होगा कि अनेक प्रकार के क्षत्रिय नुमा पादप उग जाते हैं, वही छत्रक कहलाते हैं। ये मर्दजीवी पादप होते हैं। अब है पांचवा सहजीवी पादप। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहकर भोजन, पोषक तत्व व रहने का स्थान बांटते हैं। इस प्रकार के जीवन को सहजीवी तथा साथ साथ रहने वाले पादपों को सहजीवी पादप कहते हैं। एग्जाम्पल लाइकेन। लाइकेन में दो प्रकार के पादप कवक तथा शैवाल साथ साथ रहते हैं। शैवाल में क्लोरोफिल होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार भोजन अर्थात कार्बोहाइड्रेट कवक को उपलब्ध कराता है तथा बदले में कवक रहने का स्थान, जल, अन्य पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। इसमें कवक और शैवाल आपस में मिलजुल कर रहते हैं अर्थात सहजीवन यापन करके। इस कारण से इन पादपों को सहजीवी पादप कहते हैं। ये थे पादपों में पोषण के प्रकार। अब पढ़ते हैं पादपों में पोषक तत्व। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? पौधे सभी प्राणियों के लिए पोषण के स्रोत है। पौधे हैं जो सभी प्राणियों को पोषण प्रदान करते हैं। बीजांकुर के पश्चात नवोद्भिद पादप मृदा से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को अवशोषित कर बड़े होते हैं। पादपों को भी बड़ा होने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे अपना पोषण मृदा में उपस्थित पोषक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। पादपों को सामान्य वृद्धि के लिए मृदा से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों को पादपों में इनकी मात्रा के अनुसार मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है वृहत मात्रिक पोषक तत्व, दूसरा है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। अब जानते हैं ये पोषक तत्व क्या काम आते हैं और कौन कौन से पोषक तत्व है। सबसे पहले पढ़ते हैं वृहत मात्रिक पोषक तत्व, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम। द्वितीयक पोषक तत्व कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। अब वृहत मात्रिक पोषक तत्वों के बारे में जानते हैं, जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। पौधों में इनकी 0.2% से 4% तक इनकी मात्रा पाई जाती है। वृहत पोषकों को सामान्यतः पादप के शुष्क पदार्थ का 1 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर की सांद्रता विद्यमान होनी चाहिए। अगर इससे कम होगी तो पादपों में रोग उत्पन्न होंगे।
इस श्रेणी में आने वाले तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है। प्रतमात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। पौधों में कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पोषक तत्व सामान्यतः वातावरण से प्राप्त होते हैं, जो CO2 तथा H2O के रूप में पाए जाते हैं और उनसे प्राप्त होते हैं, जबकि दूसरे मृदा से खनिज के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। अब बढ़ते हैं सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषकों अथवा लेस मात्रिक तत्वों की अनिवार्यता अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में होती है। 0.1 मिलीग्राम प्रति लीटर सूक्ष्म भार के बराबर या उससे भी कम, 0.2% से भी कम। लेकिन इनकी अल्प मात्रा भी इनकी उपस्थिति में होना भी आवश्यक है। ये अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी उपस्थिति होना आवश्यक है, अन्यथा पौधों की सामान्य वृद्धि प्रभावित कर सकते हैं और पौधे रोगग्रस्त भी हो सकते हैं। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं? लोहा, मैंगनीज, तांबा, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन और निकिल। ये सारे सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिनको क्रांतिक तत्व कहा जाता है क्योंकि इन्हें खाद के रूप में डाला जाता है। अब हमने पूरा पढ़ लिया है पादपों में पोषण के बारे में। नेक्स्ट है पादपों में श्वसन, वो अगले भाग में पढ़ेंगे, एपिसोड 6।